आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। आज मान्यवर कांशीराम जी का जन्मदिन है। कांशीराम जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा कर रहे हैं पदम सिंह जी। आइए सुनिए। आज इसी का परिणाम है कि देश में चाहे कोई भी पार्टी है या कोई भी संगठन है, वो उनकी सोच को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं मानवर काशीराम साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालना चाहूँगा। मानवर काशीराम साहब का जन्म पंजाब प्रांत के होशियारपुर जिले के रहने वाले हरि सिंह और माता बिशन कौर के यहाँ 15 मार्च 1934 को हुआ था। कुशाग्र बुद्धि से अपनी शिक्षा को पूरा किया और सर्वे ऑफ इंडिया के बाद DRDO जैसे डिपार्टमेंट में वैज्ञानिक सहायक के पद पर वो आसीन हुए। DRDO पूना में जब वो वैज्ञानिक पद पर कार्यरत थे, उसी समय की घटना थी कि उस डिपार्टमेंट में राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने अंबेडकर जयंती और बहुजन महापुरुषों के जीवन उनके संतों गुरुओं की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया था। उसी में एक कर्मचारी मानव दीना भाना जी थे, जिनको अंबेडकर जयंती समारोह के लिए दिल्ली जाना था। उनको छुट्टी की आवश्यकता थी, लेकिन वहाँ का जो अधिकारी था उसने साफ मना कर दिया कि आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी। वो बड़े चिंतित थे, लेकिन उन्होंने प्रण किया था कि मुझे छुट्टी मिले या ना मिले, मैं अपने अंबेडकर जयंती मनाने के लिए जरूर दिल्ली जाऊंगा। ये बात जब विभाग में चर्चा का विषय बनी तो मानवर काशीराम साहब तक भी पहुंची। मानवर काशीराम साहब ने अधिकारी से बात की। अधिकारी का दो टूक जवाब था कि अगर ये अंबेडकर जयंती के लिए इसने छुट्टी की तो मैं इसको सस्पेंड कर दूँ। मानवर ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। तो अंत में मानवर काशीराम साहब ने दीना भाना को अपने केबिन में बुलाया, उन्हें समझाया कि ये जो अधिकारी है वो आपकी बहुत विरुद्ध है, ये आपको छुट्टी नहीं देगा और आपने छुट्टी की तो इसको आपको सस्पेंड कर देगा। तो इसका जवाब देते हुए माननीय दीना भाना ने कहा कि ये नौकरी जो है बाबा साहब के संघर्ष से मिली हुई है और बाबा साहब की जन्म जयंती मनाने के लिए मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा, नौकरी रहे या ना रहे, मैं वहाँ जरूर जाऊँ। तो मानवर काशीराम साहब को अम्बेडकरी मूवमेंट के प्रति लोगों के जज्बे को जानने का एक अवसर मिला। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जाओ, जो होगा हम देखेंगे। और माननीय दीना भाना जो है छुट्टी लेकर गए। उसके बाद जब वो आए तो उस अधिकारी ने उनको सस्पेंशन लेटर दे दिया। इस बात को मानवर काशीराम साहब ने बड़ी गंभीरता से लिया और उन्होंने दीना भाना की पीठ पर हाथ रखा और कहा कोई बात नहीं, हम इसके विरुद्ध संघर्ष करेंगे, कोर्ट जाएंगे। और उन्होंने अपने खर्चे से उनके केस को लड़ा और मजबूती से लड़ा और माननीय दीना भाना को नौकरी पर बहाल किया। जब ये मानवर काशीराम साहब दीना भाना की बहाली के लिए केस लड़ रहे थे तो उस समय उन्हें तमाम समाज के लोग मिले। उसी से उनमें बाबा साहब के मूवमेंट को पुनर्जीवित करने के लिए प्रेरणा मिली और उन्होंने महसूस किया कि आज बाबा साहब के जाने के बाद हमारा समाज, बहुजन समाज जो है वो लीडरलेस है, नेतृत्व विहीन है। अब नेतृत्व के लिए कोई लोग आना नहीं चाहते। जो लोग बाबा साहब ने तैयार किए थे या बाबा साहब के लेफ्टिनेंट थे, वो इस मूवमेंट को छोड़कर विभिन्न दिशाओं में जा रहे थे, जिसके कारण समाज में गहरी निराशा थी। तो सबसे पहले मानवर काशीराम साहब ने दीना भाना को बहाल करने के बाद ये महसूस किया कि समाज को जागृत करने के लिए हमें योगदान देने की आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए एक प्रेरणा के रूप में उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने प्रण किया कि आज के बाद मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा, ना ही शादी करूंगा, ना ही कोई परिवार बसाऊंगा और अपने घर भी वापस नहीं जाऊंगा। और ये बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग,
जो 85% आबादी के लोग हैं, यही मेरा परिवार होगा, इन्हीं के बीच में मैं रहूँगा और इन्हीं को बाबा साहब के मूवमेंट को जगाने का प्रयत्न करूँगा। तो इसी कड़ी में मानव काशीराम साहब ने 1964 से अपनी सामाजिक यात्रा शुरू की, जगह जगह लोगों से मिले, समाज को जानने का प्रयास किया, क्योंकि मानव काशीराम साहब कहते थे अगर आपको समाज को बदलना है तो समाज को जानने की आवश्यकता है कि समाज चाहता क्या है। उसी के तहत उन्होंने लोगों में गहरी निराशा देखी। बाबा साहब के जो लेफ्टिनेंट थे उनसे जो उन्होंने बात की कि भाई आप मिशन मूवमेंट को क्यों छोड़ के जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि अंबेडकरी विचारधारा चांगली आहे सफल हो सकत नहीं। यानी बाबा साहब की जो विचारधारा है वो विचारधारा तो बहुत अच्छी है लेकिन वो सफल नहीं हो सकती। मानवर पूछते थे भाई सफल होने का आप क्या मतलब समझते हैं, कि यदि हम सफल का मतलब है कि हम कभी एमएलए एमपी नहीं बन सकेंगे, जिसको बाबा साहब कहते थे। कि बाबा साहब क्या कहते थे, तो वही बताते थे कि 18 अगस्त 1932 को बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे तुम्हें शासितकर्ता जमात के रूप में देखना है। मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज जो है वो हुक्मरान जमात बने। जाओ और अपनी दीवारों पर लिख लो कि तुम्हें इस देश का शासक बनना है। लेकिन 1964 आते आते हुक्मरान बनना तो दूर, जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक भागीदारी थी उसमें भी उपस्थिति नगण्य थी। तो मानव काशीराम साहब ने देखा कि इस गैर बराबरी को और बहुजन महापुरुषों की चाहत को पूरा करने के लिए लोगों को तैयार करने की आवश्यकता है। जब लोगों को तैयार करने की बात आई तो लोग कहते थे कि नेता बिक जाते हैं। आप क्या हो, आपसे पहले बीपी मौर्य थे वो भी बिक गए, दादा साहब गायकवाड़ थे वो भी बिक गए, रूपबते, कामले सब बिक गए, आप भी बिक जाओगे। सभी लोग समाज की बात करने आते हैं लेकिन बिक जाते हैं। तो मानव काशीराम साहब ने कहा कि मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूं, मैं कुछ प्राप्त करने नहीं आया हूं, मैं बिकूंगा नहीं, मैं ये गारंटी देता हूं। और इस बात के लिए उनको साबित करने में 30 साल लगे। मानव काशीराम साहब कहते हैं कि पहले लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब मैंने अपने घर जाना छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, लोगों के बीच रहकर अपना संघर्ष करना शुरू किया, तो कुछ मेरे फॉलोअर बने और उन्हें विश्वास हो गया कि मानव काशीराम साहब बिकने वाले नहीं हैं। मानव काशीराम साहब ने बड़ा प्रयास किया कि गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं, उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो मानव काशीराम साहब ने समाज को तैयार करने के लिए कई फॉर्मूले बनाए। उन्होंने कहा कि समाज को बदलने के लिए समाज को समझना पड़ेगा, समाज की राजनीति को सफल बनाने के लिए गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा, और सत्ता जो होगी वो संघर्षों का प्रतिफल होगी। अगर हम किसी का विरोध करते हैं तो हमें एक वैकल्पिक व्यवस्था भी बनानी होगी। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप ना बिकने वाला नेता चाहते हो तो आपको ना बिकने वाला समाज बनना पड़ेगा। और उन्होंने बताया कि समाज की परिवर्तन की सभी को आवश्यकता है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का एक सूत्र है जिसको N/D/S चेंज के रूप में जाना जाता है। मानव काशीराम साहब कहते हैं कि व्यवस्था खराब चल रही है, परिवर्तन सभी चाहते हैं जो शोषित हैं, यानी नीड सबको है लेकिन डिजायर, इस परिवर्तन के लिए चाहत कितनी लोग रखते हैं, किसके अंदर कितने लोगों के अंदर डिजायर है, ये उस पर भी गुणनफल में आता है। तीसरा उन्होंने फैक्टर बताया S फॉर स्ट्रेंथ। उन्होंने कहा अगर हम नीड भी रखते हैं, डिजायर भी रखते हैं, तो हमें स्ट्रेंथ पैदा करनी होगी। स्ट्रेंथ मैन पावर होती है और फाइनेंशियल पावर। किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए हमें धन की भी आवश्यकता पड़ेगी और लोगों की भी आवश्यकता पड़ेगी। लोग कैसे होने चाहिए? मनी माइंड डायरेक्शन, MMM, जिनके पास दिमाग हो, हुनर हो और पैसा हो, यानी वो लोग साधन संपन्न हो जिससे वो आसानी से मूवमेंट के लिए काम कर सकें। तीसरा, जब N/D/S होगा तो जरूर चेंज आएगा।
18 मार्च 1956 को वो आगरा में पहुंचे। लाखों की भीड़ को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मेरी ये चाहत थी कि जिस तरीके से पढ़ लिख कर मैं काम कर पा रहा हूँ, अगर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाए तो इस समाज में जल्दी से परिवर्तन हो सकता है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। पढ़े लिखे लोगों से मुझे जो उम्मीद थी वो मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। तो इस लाइन को मानवर काशीराम साहब ने बड़ी गंभीरता से लिया और हर पढ़े लिखे व्यक्ति को एहसास कराया कि जिन बहुजन महापुरुषों, खासकर बाबा साहब के संघर्ष से आप पद, पैसा, प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाए हो, उन महापुरुषों की भी आपके प्रति बड़ी चाहत थी कि आप समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से जो वंचित लोग हैं उनके लिए अपने समय, धन और दिमाग का योगदान करें। तो ऐसे लोगों के लिए मानवर काशीराम साहब ने बामसेब नाम का संगठन बनाया। 1971 में निराश होकर 14 अक्टूबर 1973 को एक संगठन बनाया, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय एसोसिएशन, बामसिया, जिसके अंदर मधु परिहार, पीए दलाल और मानव काशीराम साहब तीनों पदाधिकारी थे। और उन्होंने महसूस किया कि हमें पढ़े लिखे कर्मचारियों को जोड़कर बाबा साहब की मुहिम को आगे बढ़ाना है। उसके बाद 1973 में उन्होंने कुछ लोगों को एकत्रित किया और उस बामसिया को बामसेब नाम की परिकल्पना की कि हम जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें जो भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी की एसोसिएशन है, उन सब का एक बड़ा संगठन बनाएंगे जिसका नाम होगा बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। लेकिन उसके डिक्लेरेशन के लिए पहले हमें 1 लाख कर्मचारियों को जोड़ना होगा। हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर कर्मचारियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और 5 साल बाद 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली में मिलेंगे और उस समय हम अपने संगठन की घोषणा करेंगे। तो 5 साल बाद 1 लाख से अधिक कर्मचारी जब इकट्ठे हुए तो मानवर काशीराम साहब ने बामसेब नाम के संगठन की घोषणा की, जिसका फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। बैकवर्ड से उनका मतलब था कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिन्हें हम SC, ST और OBC के रूप में जानते हैं, वो सभी बैकवर्ड हैं। माइनॉरिटी जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ऐसे सभी कर्मचारियों की संगठनों का जो संगठन होगा उसे हम बामसेब कहेंगे। बामसेब को डिक्लेयर करते समय मानवर काशीराम साहब ने कई घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉय रन बाय द एम्प्लॉय बट नॉट फॉर द एम्प्लॉय। अर्थात बामसेब जो संगठन होगा वो कर्मचारियों का संगठन होगा, कर्मचारियों के द्वारा ही चलाया जाएगा, लेकिन कर्मचारियों के लिए बिल्कुल नहीं होगा। तो प्रश्न उठता है कि फिर ये किसके लिए होगा। उन्होंने कहा कि बहुजन महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत, खासकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की बदौलत हम पढ़े लिखे कर्मचारियों को बहुत कुछ मिल चुका है। इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन जो भी मिला है वो हमारे लिए पर्याप्त है। अब हमें उन लोगों के बारे में सोचना है जो इस लाभ से वंचित हैं। हमारे भाई बंधु गांव देहात में जो इस लाभ से वंचित हैं, हमें उनकी बेहतरी के लिए प्रयास करना होगा। ये संगठन उनके लिए समर्पित रहेगा। और इसी भावना से सभी लोगों ने कार्य करने का संकल्प किया और साथ ही उन्होंने कहा बामसेब नॉन रजिस्टर्ड होगा, जिससे उसमें काम करने वाले लोगों को की जानकारी किसी को ना मिले। बामसेब नॉन पॉलिटिकल होगा, नॉन एजुकेशनल होगा, नॉन रिलीजियस होगा, यानी इसमें सभी धर्म के लोग काम कर सकते हैं, इसलिए नॉन रजिस्टर्ड रहेगा। इसमें नॉन रजिस्टर्ड रहेगा, जिससे काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी कहीं तक ना पहुंचे। नॉन एजुकेशनल इसलिए रहेगा कि गवर्नमेंट कर्मचारी जो होते हैं वो सर्विस कंडक्ट रूल से बंधे होते हैं, तो वो सरकार के विरुद्ध संघर्ष नहीं कर सकते।
तो 6 दिसंबर 1978 से 6 दिसंबर 1981 तक 3 साल 3 इसके अधिवेशन हुए। लाखों कर्मचारियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर योगदान किया और एक अम्बेडकरी आंदोलन को पुनर्जीवित होने का मौका मिला। 6 दिसंबर 1981 को संघर्ष विंग के रूप में उन्होंने DS4 मानवर के जो संगठन थे वो वैज्ञानिक सोच के आधार पर थे। वो साइंटिस्ट थे, जैसे SO4, H2SO4 जैसे केमिकल फॉर्मूले होते हैं, ऐसे ही उन्होंने अपने संगठनों के नाम रखे। पहला संगठन उन्होंने वामसेप के रूप में, दूसरा संगठन उन्होंने DS4 जिसका फुल फॉर्म है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिसे उन्होंने 6 दिसंबर 1981 को रजिस्टर्ड कराया। और उसके माध्यम से जो वामसेप के कर्मचारी थे उनके घर परिवार के लोगों को, जो नॉन एम्प्लॉयड थे, जिनके बच्चे स्टूडेंट थे, ऐसे लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए एक विंग तैयार किया। 1981, 82, 83 और 84 तक इस संगठन ने 12 आंदोलन किए पीपुल्स पार्लियामेंट के रूप में। DS4 का नारा है सारा देश हमारा है के नारे से कश्मीर से कन्याकुमारी और पुरी से पोरबंदर तक हजारों किलोमीटर की मानव काशीराम साहब ने यात्रा की कि सत्ता और स्वाभिमान के लिए हमारे साथ जुड़ें। बरेली मार्च के रूप में शराबबंदी का आंदोलन किया। ऐसे ही तमाम उन्होंने मेला ऑन व्हील बनाया, जिसमें वरुण महापुरुषों के उन्होंने चित्र लगाकर लोगों को उनके संघर्ष की जानकारी दी। DS4 के बाद जब लोगों ने देखा कि हमारा संघर्ष सफल है और जनता एक विकल्प चाहती है, तो 14 अप्रैल 1984 को उन्होंने वोट हमारा राज तुम्हारा के नारे के साथ बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। मानवर ने संगठन तो बहुत सारे बनाए। एक BRC का भी जिक्र आता है, जिसे हम बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के रूप में जानते हैं। BVF का भी जिक्र आता है, बहुजन वॉलंटियर फोर्स के रूप में। एक उन्होंने बहुजन मूवमेंट की जो गतिविधियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुजन संगठन नामक अखबार निकाला, जिसमें पूरे देश में होने वाली गतिविधियों की जानकारियां मिलती थीं। उसके प्रधान संपादक भी मानवर काशीराम साहब रहे। तो मानवर काशीराम साहब के संघर्ष से हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। जब उन्होंने संघर्ष किया तो संघर्ष के दौरान उनके ऐसे भी क्षण आते हैं कि उनके तन पर कपड़े नहीं थे, पैर में चप्पल नहीं थी। एक बार की बात है, जब वो दिल्ली आए तो दिल्ली में बड़ी ठंड पड़ी हुई थी और उनके पास एक सिंपल शर्ट थी। तो किसी ने बताया कि भाई यहाँ दिल्ली में सर्दी पड़ती है तो गर्म कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने पूछा भाई सस्ते कपड़े कहाँ मिलते हैं। तो उन्होंने बताया लाल किले के पीछे एक बाज़ार लगता है, वहाँ सेकेंड हैंड कपड़े मिलते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। जब वो वहाँ गए तो उन्हें जो है एक कोट उन्हें पसंद आया और उन्होंने पूछा भाई ये कितने का है। तो उन्होंने बताया कि ये तो 100 रुपये का है। मानवर ने अपनी जेब देखी तो उसमें 50 रुपये थे। उन्होंने कहा भाई इससे सस्ता है क्या? इससे सस्ता कोई नहीं है। अगर इससे भी सस्ता चाहिए तो सामने एक निगम बोध घाट है, वहाँ जो है मरे गिरे के कपड़े आते हैं, वो आपको और सस्ते मिल सकते हैं। तो मानवर ने कहा कि कोई बात नहीं, हम मरे गिरे के कपड़े भी पहन लेंगे। तो वो निगम बोध घाट पहुंचे। वहाँ पता चला कि एक सेठ की अभी अभी मृत्यु हुई थी, उसके पास ढेर सारे कपड़े थे तो आए हुए थे। मानवर की कद काठी भी बहुत अच्छी थी, बहुत जर्मनी पर्सनैलिटी के रूप में उनका जो है चेहरे पर तेजमान रहता था। तो एक कोट उन्हें फिट आया। उन्होंने पूछा भाई ये कितने का है? तो उन्होंने कहा जो देना है दे दीजिए। तो मानवर ने उसको जो है अपनी जेब से 50 रुपये निकाल के दिए और उस कोट को पहना और उसी कोट से उन्होंने अपनी सर्दी बिताई। कई बार जिक्र आता है कि मानवर जब संघर्ष करके शाम को 53-23 हरजान सिंह रोड अपने किराए के कमरे पे आते थे तो कई बार खाने का कोई साधन नहीं होता था। एक बार उन्होंने देखा भूख लगी है और 2 बासी रोटी पड़ी हैं, तो उन्होंने पानी लिया, उन बासी रोटियों को भिगोया और अपनी भूख मिटाई। तो ऐसे थे मानवर काशीराम साहब, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी इस निराशावादी समाज को
आशावादी समाज में प्रेरणा देने का काम किया। तो ऐसे महापुरुष के जीवन संघर्ष से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जब उन्होंने संघर्षों का दौर शुरू किया तो लोग उनको शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल कहकर मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कहा कि मैं इस देश में प्रधानमंत्री बनाऊंगा तुम्हें। तो लोग कहते थे एक निगम पार्षद जिता नहीं सकते, प्रधानमंत्री बनाने चले। लेकिन उन्होंने अपने जीते जी अपनी बनाई हुई पार्टी के माध्यम से लोगों को एमपी बनाया, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। और जो निराशावादी दौर था कि सफल हो सकत नहीं, उसको सफल हो सकत है में बदलकर एक आशावादी किरण का संचार किया। तो ऐसे थे मान्यवर कांशीराम साहब, जिनके जीवन संघर्ष से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो मैं तो यही कहूँगा, वाह वाह रे कांशीराम क्या जलवा दिखा गया है, खुद तो भीम दीवाना तू सबको बना गया है। वाह वाह रे कांशीराम क्या जलवा दिखा गया।